7 ऐसी स्कीम जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से अलग है। 7 ऐसी स्कीम्स जो आपके इन्वेस्टमेंट को सैलरी में कन्वर्ट कर सकती है। 7 ऐसी स्कीम्स जो मार्केट के ऊपर नीचे होने पर भी इनकम दे सकती है। यही 7 स्कीम्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और नहीं, ये एक दिन में पैसा डबल वाली स्कीम्स नहीं है, ये जेन्युइन स्कीम्स हैं। दोस्तों, ये जो मार्केट है ये इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई इन्वेस्टर्स सिर्फ वो एसआईपी करो, सालों तक इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स के पीछे भागो, वही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सही है। फ्यूचर के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं होता है, प्रेजेंट में भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए हमें ये टॉपिक आपके लिए जरूरी लगा। 7 schemes that an investor should definitely know if you truly consider yourself a real investor. And not just schemes के नाम, हम इन्हीं में से कुछ schemes के टॉप फंड्स के बारे में भी जानेंगे। ऑल्सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी बताने वाले हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति, और चलिए उन स्कीम्स के बारे में जानते हैं जिनसे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Starting with our first scheme, that is SLBM, Securities Lending and Borrowing Mechanism. अगर आपके पास एक फ्लैट है जिसमें आप रह नहीं रहे हो, तो क्या करते हो? रेंट पे चढ़ा देते हो ताकि हर महीने आपको इनकम आती रहे। स्टॉक्स के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। जी हाँ, अपना पोर्टफोलियो खोल के देखो, आपके पास ऐसे कई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं जिन्हें अभी आप बेचने वाले नहीं हो, तो उसे आप टेम्परेरी बेसिस पे किसी और को लेंड कर सकते हो। शेयर्स आपके ही रहते हैं, ओनरशिप अभी भी आपकी ही रहती है, बस कुछ टाइम के लिए कोई और उन्हें यूज करता है। इसी सिस्टम को SLBM यानी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अब आप सोचोगे कि कोई आपसे शेयर्स बोरो क्यों करेगा? सिंपल रीजन है, कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, वो आपसे शेयर्स बोरो करके मार्केट में बेच देते हैं और बाद में जब प्राइस गिरता है तो सस्ता खरीदकर वापस कर देते हैं। इसी प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक शेयर्स लेंड किए हुए हैं, अगर बीच में डिविडेंड आता है तो उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलता है, क्योंकि असली ओनर आप ही हो। अब प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि ये करना कैसे है। सबसे पहले ये फीचर ऑलमोस्ट हर मेजर ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होता है। आपको बस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में SLBM सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन सिंपल प्रोसेस है, ब्रोकर ऐप या सपोर्ट से हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो NSE के SLB सेक्शन पर जाते हैं। यहाँ आप किसी भी एलिजिबल स्टॉक को सर्च कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल के लिए एंजल 1 लेते हैं। अब स्क्रीन पर आपको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते हैं, जैसे मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक फिक्स्ड पीरियड होता है जिसके लिए लेंडिंग होती है। यहां आप क्लियरली देख सकते हो बेस्ट बिड और बेस्ट ऑफर। बिड मतलब बोरोवर कितना देने को रेडी है, ऑफर मतलब लेंडर किस रेट पर लेने को रेडी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही स्प्रेड होता है। साथ में आप एनुअलाइज्ड यील्ड भी देख सकते हो, जिससे आइडिया मिलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अप्रॉक्स कितना रिटर्न मिल सकता है। मतलब पूरा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। आपको पहले से पता होता है कि कितने टाइम के लिए शेयर्स लेंड कर रहे हो और अप्रॉक्स कितनी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। टैक्सेशन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो लेंडिंग से इनकम मिलेगी वो आपके नॉर्मल इनकम की तरह ही ट्रीट होती है और स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा। इसमें कोई स्पेशल लोअर टैक्स रेट बेनिफिट नहीं मिलता। हेंस नेट रिटर्न समझने के लिए टैक्स को काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारी सेकंड स्कीम की तरफ, दैट इज रीट्स। नॉर्मली रियल एस्टेट का कंसेप्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी खरीदो, रेंट पर दो और हर महीने इनकम लो, सिंपल। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? करोड़ का टिकट साइज होता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस, टेनेंट का टेंशन, कभी वेकेंसी रिस्क, बहुत कुछ। ऑल्दो इसे लोग पैसिव इनकम बोलते हैं, पर काफी एक्टिव एफर्ट लगता है इसमें। इसका सिंपल ऑल्टरनेटिव क्या है? रीट्स। रीट्स बेसिकली एक सेबी रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे ऑफिस पार्क्स, IT बिल्डिंग्स और मॉल्स। इन प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है उसका कम से कम 90%, अगेन 90% इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होता है। पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो माइंडस्पेस रीट अराउंड 41% के साथ टॉप पर आ रहा है। उसके साथ एम्बेसी अराउंड 27% पे दिख रहा है। ब्रुकफील्ड और नेक्सस सिलेक्ट रफली 26% के रेंज में है। लेकिन रीट का मेन फोकस सिर्फ प्राइस रिटर्न नहीं होता। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज होती है एनुअल यील्ड, मतलब करंट प्राइस के हिसाब से आपको कितना रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए एम्बेसी यील्ड का रफली एनुअल यील्ड 5.7% के आसपास है, जबकि माइंडस्पेस और नेक्सस अराउंड 8.7% दे रहे हैं और ब्रुकफील्ड नियर 8.8% के रेंज में है। मतलब यील्ड बताता है कि आज के प्राइस पर आपको कितनी इनकम मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, ये ट्रेलिंग नंबर्स हैं। प्राइस और पे आउट चेंज होगा तो यील्ड भी चेंज होगा। और एक बात, रीट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, इसीलिए आप उन्हें अपने ब्रोकिंग ऐप से बिल्कुल शेयर की तरह खरीद सकते हो।
पे आउट यूजुअली क्वार्टरली होता है, यानी साल में 4 बार डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। मंथली नहीं, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पर कैश फ्लो आते रहता है। ऑल्सो यहाँ टैक्सेशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। रीट से जो इनकम मिलती है वो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल के फॉर्म में आ सकती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल पर तुरंत टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो आपकी परचेज कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, जिससे फ्यूचर में कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन इंपैक्ट हो सकता है। और अगर आप रीट यूनिट्स बेचते हो तो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। सिंपल वर्ड्स में, रीट आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर और रेंटल टाइप इनकम देता है, लेकिन बिना प्रॉपर्टी खरीदने और मैनेज करने के हेडेक के। अब है हमारी थर्ड स्कीम, दैट इज इनविट्स। अगर आपको रीट समझ आ गया हो तो इनविट ऑलमोस्ट उसका कजन ही है, बस डिफरेंस एसेट का है। रीट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जबकि इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे रोड्स, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और गैस पाइपलाइंस। ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, इसीलिए इनसे रेगुलर कैश फ्लो आते रहता है, जैसे टोल कलेक्शन या फिक्स्ड यूसेज चार्जेस। इनविट्स भी सेबी रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और यहां भी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसका कम से कम 90% इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होता है। इसलिए यहां भी रेगुलर पे आउट का मॉडल बिल्ट इन होता है। इंडिया में आप पावर ग्रिड इनविट, इंडीग्रिड इनविट और आईआरबी इनविट जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो क्यूब हाईवेज और नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट ने पिछले एक साल में रफली 17% के आसपास रिटर्न्स दिए। उसके बाद पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट अराउंड 12 से 13% के रेंज में रिटर्न्स दे रहा है, और इंडस इंफ्रा ट्रस्ट रफली 10% के आसपास रहा। मतलब पास्ट एक साल में हाईवे फोकस्ड इनविट्स ने स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दिए हैं। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एनुअल यील्ड, यानी करंट प्राइस पर आपको कितना कैश पे आउट मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए क्यूब हाईवेज का ट्रेलिंग यील्ड अराउंड 13.9% के आसपास है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट अराउंड 12% है, नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट अराउंड 8.5% और एनडीआर इनविट 7.3% के आसपास है। मतलब हाईवेज और ट्रांसमिशन फोकस्ड इनविट्स करंटली डबल डिजिट यील्ड रेंज में दिख रहे हैं, जबकि एनडीआर थोड़ा कंजर्वेटिव पे आउट जोन में है। रीट की तरह इनविट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, और आप उन्हें अपने ब्रोकिंग ऐप से बिल्कुल शेयर्स की तरह खरीद सकते हो। पे आउट जनरली क्वार्टरली होता है, यानी साल में 4 बार कैश फ्लो मिलता है। टैक्सेशन का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट रीट जैसा ही होता है। जो इनकम मिलती है वो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल के फॉर्म में आती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं, और रिटर्न ऑफ कैपिटल पर तुरंत टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो आपकी परचेज कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिससे फ्यूचर कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन इंपैक्ट होता है। और अगर यूनिट्स बेचते हो तो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। सिंपल याद रखो, रीट्स रियल एस्टेट से इनकम देता है, इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर से इनकम देता है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस एसेट क्लासेस अलग हैं। और अगर आप रीट्स और इनविट्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पर हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चौथी स्कीम है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। एक बार सोच के देखो, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या उस प्रॉफिट में आपको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बस वही हिस्सा होता है डिविडेंड, जब कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को कैश में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है डिविडेंड यील्ड। ये बेसिकली बताता है कि करंट शेयर प्राइस के हिसाब से आपको सिर्फ डिविडेंड से कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है और हर साल 6 रुपए डिविडेंड देता है, तो उसका डिविडेंड यील्ड हुआ 6%। यहां बिना शेयर बेचे ही आपको कैश फ्लो मिल रहा है। लेकिन सिर्फ हाई यील्ड देखकर डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी शेयर प्राइस गिरने की वजह से यील्ड आर्टिफिशियली हाई दिखने लगता है। इसलिए 3 चीजें हमेशा चेक करना चाहिए: कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग हो, डिविडेंड हिस्ट्री कंसिस्टेंट हो और पे आउट सस्टेनेबल हो। फॉर एग्जांपल, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखो, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं। बेसिकली पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का स्नैपशॉट है ये। फिर हमने सिंपल सा फिल्टर लगाया, कंपनीज को डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर सॉर्ट कर दिया। मतलब कौन सी कंपनीज अपने शेयर प्राइस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है। इस सॉर्टिंग के बाद कुछ टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक सामने आए। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स अराउंड 12.8%, एमएसटीसी अराउंड 8.9%, पीटीसी इंडिया नियर 7% है, कोल इंडिया अराउंड 6% और वेदांता अराउंड 6%। अगर आपका फोकस रेगुलर इनकम बनाना है तो ऐसे स्टॉक से रिसर्च स्टार्ट करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो, डिविडेंड मंथली नहीं आता, यूजुअली क्वार्टरली या ईयरली आता है। तो अगर आपका मान लो टारगेट है 10,000 पर मंथ, मतलब साल का रफली हुआ 1.2 लाख डिविडेंड इनकम, और यहाँ एवरेज डिविडेंड यील्ड 6% है, तो सिंपल मैथ के हिसाब से रफली 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा उस इनकम को जनरेट करने के लिए।
प्लस अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन एक्स्ट्रा बोनस होता है। डिविडेंड आपके स्लैब रेट पर फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी से 10,000 से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो कंपनी 10% टीडीएस डिडक्ट कर सकती है, और जब आप शेयर्स बेचते हो तब कैपिटल गेन्स टैक्स अलग से लगेगा। शॉर्ट टर्म पर 20% और लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख से ऊपर के गेन पर 12.5%। इसलिए एंड में एक ही रूल याद रखो, डिविडेंड देखते वक्त हमेशा आफ्टर टैक्स रिटर्न ही रियल रिटर्न होता है। अब नेक्स्ट स्कीम है एसडब्ल्यूपी, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी में आप एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और फिर उसी कॉर्पस से हर महीने या हर क्वार्टर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते रहते हो। बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है और पोटेंशियल रिटर्न जनरेट करते रहता है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली खत्म नहीं होता, वो बैकग्राउंड में काम करता भी रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 30 लाख इन्वेस्ट किए और लॉन्ग टर्म में एवरेज 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। अब अगर आप डिसाइड करते हो कि सिर्फ 4% ही विड्रॉ करोगे तो ये रफली 1.2 लाख साल का यानी करीब 10,000 पर मंथ हो जाएगा। अगर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास ग्रो करता रहे और आप सिर्फ 4% निकालते रहो तो कॉर्पस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। थियोरेटिकली ऐसे केस में 20 साल बाद भी कॉर्पस ग्रो होकर लगभग 1.9 करोड़ तक पहुंच सकता है, इवन आफ्टर रेगुलर विड्रॉल्स। इसका मैथ सिंपल है, आपको रेगुलर इनकम भी मिल रही है और कॉर्पस को ग्रो करने का चांस भी मिल रहा है। इसी वजह से एसडब्ल्यूपी को रिटायरमेंट प्लानिंग में काफी यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनकम और ग्रोथ दोनों का बैलेंस करने का स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। टैक्सेशन भी समझना जरूरी है। एसडब्ल्यूपी में जब आप विड्रॉ करते हो पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता, हर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा प्रिंसिपल होता है और थोड़ा गेन, और टैक्स सिर्फ गेन वाले पोर्शन पर लगता है। इक्विटी और डेट फंड्स के टैक्स रूल्स अलग होते हैं और होल्डिंग पीरियड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एसडब्ल्यूपी एक ऐसा सिस्टम है जहां आपका पैसा इन्वेस्टेड भी रहता है और धीरे धीरे आपको रेगुलर इनकम भी देता रहता है। ये इन्वेस्टिंग को एक तरह से मंथली कैश फ्लो मशीन बना देता है। तो यहां तक हमारी 5 स्कीम्स हो गई हैं, अब बची लास्ट की 2। तो गाइस, अब तक हमने मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस देखे। अब मान लो आपको बिल्कुल सिंपल, फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल मंथली इनकम चाहिए, जहां मार्केट के ऊपर नीचे का कोई टेंशन ही ना हो। यहां आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS। ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम्स है, मतलब सेफ्टी हाई है क्योंकि रिटर्न मार्केट से लिंक नहीं है। आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो और उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट के बेसिस पर हर महीने पे आउट मिलता है। टेन्योर 5 साल का होता है और मैच्योरिटी पर आपको पूरा प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई 4,50,000 इन्वेस्ट करता है और इंटरेस्ट रेट 6.6% है तो अप्रॉक्स 2,475 हर महीने मिल सकता है। एंट्री बैरियर भी लो है, मिनिमम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट सिंगल अकाउंट में 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख की है। हाँ, एक बात याद रखो, रिटर्न फिक्स्ड होता है पर टैक्सेबल भी होता है और 5 साल का टेन्योर होता है। अर्ली क्लोजर पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हो और स्टेबल मंथली इनकम चाहते हो, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, तो POMIS एक सिंपल और प्रेडिक्टेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टैक्स एंगल क्लियर रखिए, जो इंटरेस्ट मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट पर। यहाँ कोई टैक्स फ्री बेनिफिट नहीं मिलता। टीडीएस यूजुअली डिडक्ट नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा। इनकम आपको डिक्लेयर करके स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। अब अगर स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए देखें तो एक डेडिकेटेड ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी SCSS। ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, स्पेशली रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन की गई है ताकि उन्हें रेगुलर इनकम फ्लो मिल सके। एलिजिबिलिटी सिंपल है, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और एज 60 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। कुछ केसेस में 55 से 60 एज ब्रैकेट वाले VRS रिटायर्स भी एलिजिबल होते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 15 लाख तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है और हर क्वार्टर रिवाइज होता है। अभी करंट रेट 5.25% है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी क्वार्टरली होती है और पे आउट भी क्वार्टरली मिलता है। मतलब रेट आपके कंट्रोल में नहीं होता, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा उसी हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। टेन्योर 5 साल का होता है, जिसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो पेनल्टी एप्लीकेबल होती है। इस स्कीम का एक बेनिफिट यह है कि इसमें की गई इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। मतलब एंट्री पर आपको टैक्स सेविंग का एडवांटेज मिलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस करता है तो TDS भी डिडक्ट हो सकता है। सिंपल समझो, प्रिंसिपल पर 80C का बेनिफिट मिलता है पर इंटरेस्ट पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। रिटायरी के लिए ये एक सेफ और प्रेडिक्टेबल इनकम ऑप्शन है जहां फोकस स्टेबिलिटी पर होता है, मार्केट के अप्स और डाउन्स पर नहीं होता। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। मंथली इनकम जनरेट करने के लिए मार्केट में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
SLBM से आप अपने आइडियल शेयर्स लेंड करके अर्निंग कर सकते हो। रीट्स और इन्वेट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट से रियल एसेट का कैश फ्लो मिल सकता है। डिविडेंड स्टॉक्स आपको कंपनी का प्रॉफिट का शेयर देते हैं। फिर SWP जैसा स्ट्रक्चर है जहां आप अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस को ग्रेजुअली रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए तो POMIS और SCSS जैसे गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हर ऑप्शन का रिस्क, रिटर्न और पे आउट स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के बजाय स्ट्रैटेजी के साथ चूज करना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने बात किया था बोनस पॉइंट, अगर आप FD करते हो तो मंथली पे आउट ऑप्शन चूज करके इंटरेस्ट को रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। बस एक बात याद रखिए, जब इंटरेस्ट या रिटर्न हर महीने विड्रॉ करते हो तो कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए इनकम और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग और इनकम आइडियाज डिस्कस करते रहेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि इन सातों में से आप कौन सी स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.